Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter of your English grammar, and the name of the chapter is determiners. So now let's come to the topic determiners. What do determiners mean? See the definition. A determiner is a word or a group of words that specifies, identifies or quantifies the noun or noun phrase that follows it. तो डिटरमाइनर्स बेसिकली क्या होते हैं? एक ऐसा वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि पर्टिकुलरली किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है या उस चीज़ की क्वांटिटी को स्पेसिफिकली या इम्पोर्टेंटली बिल्कुल क्लियरली बताने में हेल्प करता है। और वो जो चीज़ होती है, जो मटेरियल होता है जिसकी वो क्वांटिटी इंक्लूड करता है या स्पेसिफाई करता है या फिर उस क्वांटिटी को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है, वो मटेरियल क्या होता है? द नाउन या फिर नाउन फ्रेज। तो डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो नाउन या फिर नाउन से रिलेटेड फ्रेज की क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं या उनको पहचानते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक पोजीशन में। मीन्स ये एक तरीके से काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म्स में डिटेल में वर्क करते हैं। द टाइप ऑफ डिटरमाइनर यूज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ नाउन। डिटरमाइनर का यूज़ हमको कब और कहाँ और किस तरीके से करना है वो स्पेसिफिकली या इम्पोर्टेंटली किस पर बेस्ड होता है? नाउन के टाइप पर। जिस तरीके का हमारा नाउन होगा उस तरीके का ही डिटरमाइनर उसके साथ यूज़ होगा। द फर्स्ट नाउन इज सिंगुलर नाउन ऑलवेज नीड्स अ डिटरमाइनर। जब भी हम एक सिंगल नाउन की बात करते हैं तो वो सिंगल नाउन कभी भी बिना डिटरमाइनर के एक सेंटेंस में यूज़ नहीं हो पाता। तो एक सिंगल नाउन जिसको एक कंप्लीट सेंटेंस में यूज़ करना है उसके लिए हमें हमेशा एक डिटरमाइनर की ज़रूरत होती ही है। एंड आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर का ही पार्ट होते हैं। लाइक अगर हमने जनरली बोला अ गर्ल इज़ गोइंग इन द मार्केट, तो यहाँ पर गर्ल कितनी है, उनकी क्वांटिटी क्या है? गर्ल इज़ अ नाउन, तो गर्ल की क्वांटिटी कितनी है? अ सिंगल गर्ल, इसलिए हमने उसके आगे क्या लगाया? अ। तो अ एक आर्टिकल है जो कि सिंगल डिटरमाइनर या फिर सिंगल नाउन गर्ल के साथ यूज़ हो रहा है। तो अ गर्ल इज़ गोइंग टू द मार्केट ये कंप्लीट सेंटेंस है और उस गर्ल की क्वांटिटी को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो डिटरमाइनर लगाया है अ, वो एक आर्टिकल है जो कि उस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। प्लूरल नाउन्स द डिटरमाइनर इज़ ऑप्शनल। ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लूरल नाउन के साथ हम डिटरमाइनर का यूज़ करें, बट सिंगुलर नाउन में डिटरमाइनर्स का यूज़ कंपल्सरीली होता ही है। अनकाउंटेबल नाउन, मैंने अभी अभी आपको बोला था डिटरमाइनर्स अगर क्वांटिटी के बारे में स्पेसिफाई करेंगे तो उसमें नाउन के काउंटेबल और अनकाउंटेबल फॉर्म ज़रूर आएंगे क्योंकि वही क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। द डिटरमाइनर इज़ ऑल्सो ऑप्शनल। तो अनकाउंटेबल नाउन में डिटरमाइनर इसलिए ऑप्शनल होता है जस्ट बिकॉज या तो आप अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ कर सकते हो या नाउन की अनकाउंटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप डिटरमाइनर का यूज़ कर सकते हो। तो दो चीज़ें अनकाउंटेबल एक साथ नहीं लग सकती, ये सिर्फ और सिर्फ रेयर केसेस में होता है कभी कभी। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट आर डिटरमाइनर्स। ये पॉइंट्स सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं ताकि आप आगे फर्दर समझ सकें। तो ये आपके लर्निंग पॉइंट्स नहीं हैं, ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं, आप किस तरीके से डिटरमाइनर्स को पहचानते हैं। Now see the determiners. Types of determiners. There are about 50 different determiners in the English language. They include English language में टोटल कितने डिटरमिनर्स होते हैं इन क्वांटिटी? दे आर 50 इन नंबर। और ये सारे के सारे डिटरमिनर्स के या डिटरमाइनर्स के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज़ आर्टिकल्स, जो आप सब ने अभी तक पढ़े हैं बेसिक ए एन द के फॉर्म में। सेकेंड इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करता है, आपको पूरी तरह से क्लियरली बताता है।
और वो डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं डिटरमाइनर्स में, वो एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। तो जब आपने एडजेक्टिव्स पढ़े थे उसमें भी आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ पढ़ा था, एंड वही सेम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एज डिटरमाइनर्स यूज़ होते हैं। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स are the type of determiners या demonstratives are the types of determiners. So what are demonstrative? This, that, these, those, which, etc. Possessive adjective, possessive जिसमें खुद के बारे में बताया जाए। The person himself, एक own चीज़, OWN own, कि आप खुद के लिए क्या रख रहे हो। So my means मेरा, your means तुम्हारा। जब आप खुद को बोलोगे इस चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, यू डिज़र्व दिस थिंग, तो उस चीज़ में आपका यू आएगा, और दिस पेन बिलोंग्स टू यू, इट्स योर पेन, तो योर मीन्स द पॉजेसिव केस। सो माई, योर, आर, देयर, हिज, हर्स, हुज, माई फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स, एट्सेट्रा। सी द अपोस्ट्रॉफीज। माई फ्रेंड में सिंगल फ्रेंड को इंडिकेट करने के लिए पहले अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाए देन एस, एंड आर फ्रेंड्स में प्लूरलिटी बताने के लिए एस के बाद ब्लैंक अपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स आर बेसिकली द क्वांटिफायर्स, जो डिटरमाइनर्स की क्वांटिटी को बताते हैं। फ्यू, कुछ, अ फ्यू जो कि नेगेटिव केस में आता है, बिल्कुल ना के बराबर। मैनी, बहुत सारा, मच भी बहुत सारा, मैनी काउंटेबल में आएगा, मच अनकाउंटेबल फॉर्म में। ईच, हर एक, एवरी भी आपका हर एक पर्सन के लिए यूज़ होगा। सम, अगेन कुछ के लिए आएगा, और एनी, कोई एक, मीन्स ऑलमोस्ट ना के बराबर, एट्सेट्रा। न्यूमरल्स, नाउ न्यूमरल्स मीन्स नंबर, तो नंबर मीन्स काउंटिंग, जनरल काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 20 40 60 एट्सेट्रा। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स मीन्स जिसमें आपके रोमन नंबर्स का साउंड प्रोड्यूस होता है। So whenever you talk about Roman numbers like first, second, third, last, or maybe in the middle, bottom, like this, so all these are ordinals. This I have told you, basic 8 classes of determiners या फिर 8 types of determiners. फर्स्ट मैंने आपको ये दिखाया था जस्ट बिकॉज इसमें डिटरमाइनर्स के फुल एग्जाम्पल्स हैं, आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड इन सारे एग्जाम्पल्स को अगर आप इंक्लूड करेंगे जिसमें सब में एट्सेट्रा लिखा हुआ है, तो आपको टोटल 50 काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स मिलेंगे इन एंटायर इंग्लिश ग्रामर। सो वो 50 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स 8 टाइप्स में बिलोंग करते हैं। बेसिक 8 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स होते हैं एंड 50 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन वर्ड्स ऑफ डिटरमाइनर्स होते हैं। So same are there articles, demonstratives, quantifiers, possessive, numbers या फिर numerals means cardinal and ordinal. General numerals cardinals में आपका 1 2 3 4 आता है and ordinal में first, second, third, fourth Roman number. Then distributive जैसे आपने each और every पढ़ा था, किसको कितने distributive point में रखना है, उनको आप indefinite भी बोलते हैं जो कि pronouns का भी type होते हैं। तो सारे के सारे एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस के कुछ कुछ टाइप्स ही डिटरमाइनर्स में आते हैं। एंड रिलेटिविटी भी अगर आप डिटरमाइनर्स में पढ़ेंगे तो वो भी सेम प्रोनाउंस का टॉपिक है, मीन्स यू जस्ट हैव टू रिवाइज द टॉपिक। एंड रिलेशन हर बार हु, हुम, विच, दैट, ये सारी चीज़ें बताती हैं जिसमें ऑलमोस्ट WH बेस्ड क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इसलिए उनको क्वेश्चन वर्ड्स या फिर रिलेटिव प्रोनाउन या डिटरमाइनर्स कैटेगराइजेशन में लाया जाता है। Coming to our first topic, that is the articles, definite and indefinite articles. Now articles are 3 in number, a, an and the. तो indefinite articles हर बार a और n से resemble होते हैं। a आपका किस में लगता है, सारे के सारे consonants के साथ, और n सारे vowels के साथ। बट यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हर बार इनडेफिनिट होती है, मीन्स प्रॉपर नाउन का यूज़ नहीं होता है। जनरल नाउन का यूज़ हो सकता है जो कि नॉन स्पेसिफिक हो, जिसकी इम्पोर्टेंस आप शो ना कर पाओ, बट प्रॉपर नाउन का यूज़ नहीं होता है। और द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो हर बार प्रॉपर नाउन के साथ ही यूज़ होता है, इसलिए उसकी वैल्यू कैसी होती है, स्पेसिफिक।
इम्पॉर्टेंटली प्रॉपर नाउन के बारे में डिटेल में बताता है। तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं उसके साथ हर बार क्या लगता है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन। ए हर बार आपका लगेगा कॉन्सोनेंट्स के साथ एंड एन आपका लगेगा 5 वॉवेल्स के साथ, ए ई आई ओ यू, एंड वो भी जब आपका साउंड प्रोड्यूस होगा ए ई आई ओ यू का। एंड डेफिनेट आर्टिकल हर बार आपका किसके साथ लगता है, प्रॉपर नाउन्स के साथ, मीन्स द। सी द डेफिनेशंस। द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन सिग्नल दैट द रेफरेंस इज नॉन स्पेसिफिक और जनरल। ये मैंने अभी अभी आपको बोला, नाउन का रेफरेंस कैसा होगा, बिल्कुल जनरल, कॉमन। whereas the definite article the signals that the reference is specific। द हर बार क्या इंडिकेशन देता है, वो बताता है कि डिटरमाइनर का रिलेशन नाउन के साथ स्पेसिफिक है, मीन्स वो प्रॉपर नाउन है। सो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर द, ए, एन। ये आप देख लीजिए ऊपर द क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि हमने डेफिनेट का यूज़ पहले करा है, और इनडेफिनेट कौन से होते हैं, ए और एन। देयर आर जस्ट some examples of these articles so that you can practice these examples and you may get the difference. See this, the words a and the are called the articles. The word a and n are indefinite articles because they don't refer to a particular person, animal or thing. They are not proper nouns. A is used with singular countable noun. ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, बेसिक स्टार्टिंग एग्जाम्पल, अ गर्ल इज गोइंग टू द मार्केट। गर्ल क्या है, सिंगुलर है, गर्ल की काउंटिंग क्या है, सिंगल, वन गर्ल। तो ए किसके साथ यूज होता है, सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ। स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, आपका साउंड का कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी है। तो हर बार जैसा आपका साउंड होगा वैसा ही आपका वॉवेल या फिर जनरल ए कैटेगरी का लेटर उसमें लगेगा। Like examples are given, John is reading a book. Would you like a peach? Is that a dog or a fox? तो पहले में क्या बता रहे हैं, काउंटिंग, जॉन एक बुक पढ़ रहा है। दूसरा, क्या तुम एक पीच लोगे, और तुम्हारे पास जो एनिमल है क्या वो एक डॉग है या फिर वो एक फॉक्स है। तो सब में काउंटिंग क्या आई, सिंगल अ। एन इज यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स स्टार्टिंग विथ वॉवेल साउंड्स। आप यहाँ पर देख लीजिए, वॉवेल वर्ड्स की या कॉन्सोनेंट वर्ड की बात नहीं हो रही है, दोनों के साउंड की बात हो रही है। जिस साउंड में आपको लगता है, लाइक हम हिंदी का स्वर यूज़ करते हैं, अगर वो स्वर वाले आपके सारे साउंड आते हैं, अ आ ई वाले, तो उन सब में आपका क्या लगता है, उन 11 स्वर में, दैट इज़ योर वॉवेल। एंड जनरली जब आप व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं हिंदी में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके आर्टिकल्स को रीड करने के लिए, तो क से लेकर ग तक जितने भी साउंड्स होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। तो ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है कि किसके साथ आपको ए लगाना है, किसके साथ एन। सो सी दैट एन पार्ट, एन इज यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विथ वॉवेल साउंड्स। इज देयर ऑल्सो एन एंट्रेंस। आप अब एंट्रेंस देखिए, अगर आप ये वर्ड देखेंगे एंट्रेंस, एक तो स्टार्टिंग उसकी ई से हो रही है, आप ऑटोमेटिकली पहचान जाएंगे, और साथ ही साथ उसमें एक साउंड आ रहा है एंट्रेंस का, ए, बड़े ए की मात्रा, तो इसलिए उसके साथ आपने क्या लगाया है, एन। ओके, हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट? आई ऑलवेज टेक एन एप्पल टू स्कूल। डू यू हैव एन अम्ब्रेला दैट आई कैन बोरो? सो हियर एवरीथिंग इज क्लियर कि आपके अल्फ़ाबेट्स ई, ए और यू का यूज़ हुआ है इसमें, तो इसलिए आपका एन लगा है, और वो अल्फ़ाबेट्स आपको साउंड भी अल्फ़ाबेटिकल ही दे रहे हैं, मीन्स कौन सा साउंड दे रहे हैं आपको, वॉवेल साउंड। कमिंग टू नेक्स्ट, अगेन आर्टिकल्स, उनका यूज़ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही वो यूज़ हो जाता है। जहाँ पर एक काउंटेबल नाउन की बात होगी वहीं पर उसके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो, वो मिड में भी आ सकता है, जहाँ आपने नाउन का
पूरा का पूरा यूज़ किया हो। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सॉ अ पैरट इन अ ट्री। ही यहाँ पर क्या है आपका प्रोनाउन, सॉ आपका क्या है वर्ब, पैरट क्या है आपका, डेफिनेटली वो नाउन है, वो एनिमल कैटेगरी है, तो इसलिए पैरट के आगे क्या लगा हुआ है अ पैरट। और इन अ ट्री वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अगेन सेम, आई बॉट, आई इज द प्रोनाउन, बॉट मीन्स बाय का पास्ट टेंस, कुछ परचेज करना, सो दैट इज एन एक्टिविटी मीन्स वर्ब। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आपका क्या है मटेरियल नाउन, उसके आगे आपने एन लगाया जस्ट टू शो सिंगुलर काउंटिंग। मैं एक सिंगल अम्ब्रेला कल लाया, yesterday. Before, a single countable noun representing a class of thing. वो सेम चीज़ है आपकी, एक सिंगल काउंटेबल नाउन के आगे भी लगता है, और जहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ के बारे में बताना हो, मीन्स एडजेक्टिव के बारे में बताना हो। अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग का क्लासिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो एक फेथफुल एनिमल है। तो फेथफुल क्या हुआ एडजेक्टिव, तो सिंगल एडजेक्टिव के पहले भी आपका नाउन यूज़ होता है, जस्ट सिंगुलर एडजेक्टिव के आगे आपका आर्टिकल ए या एन यूज़ होता है। लाइक मैंने बोला यू आर एन इंटरेस्टिंग पर्सन, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग आपका नाउन नहीं है, बट वो क्या है आपका सिंगुलर एडजेक्टिव, और उसके आगे आपने क्या लगाया एन। तो ये चीज़ें आइडेंटिफिकेशन के काम आती हैं। इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड एट्सेट्रा, और जब भी आप किसी भी प्राइस या कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब कि तोलना, नाप तोल, या फिर आप किसी भी स्पीड वाले यूनिट के बारे में बात करते हैं जो आप हर बार साइंटिफिक फॉर्म में पढ़ते हैं, तो उसका मेजरमेंट भी आप या तो 1 से यूज़ करेंगे, 1 किलोमीटर 1 किलोग्राम, या फिर अ किलोमीटर अ किलोग्राम, दैट इज सेम। इफ़ इन साइंस यू आर यूजिंग, उसमें आपका आ जाएगा 1 एज अ काउंटिंग नंबर, और अगर आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो उसमें आर्टिकल आ जाएगा आपका अ या फिर एन एज काउंटेबल आर्टिकल्स विच आर द पार्ट्स ऑफ डिटरमाइनर्स। These points are just the same, एक सर्टेन या पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करना, उसमें आपका क्या आएगा ए या फिर एन आर्टिकल। दिस पॉइंट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू विच आई हैव टोल्ड यू, कॉन्सोनेंट और वॉवेल आप साउंड से पहचानेंगे, पहला लेटर देखकर नहीं। जस्ट आपने देखा पहला लेटर ए ई आई ओ यू है, तो उसके आगे हर बार एन आएगा। अगर आप ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे फॉर दिस टाइम, तो हर बार ये हो सकता है कि आपके सारे आर्टिकल्स सही ना जाए। सी दिस पॉइंट, इज़ देयर अ यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बोला था हिंदी के स्वर और व्यंजन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इन आर्टिकल्स। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टार्ट वो यू से हो रहा है, बट उसमें जो 11 स्वर होते हैं उसका एक भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें व्यंजन का य लेटर आ रहा है, हिंदी का लेटर य। और यूनिवर्सिटी मीन्स एक व्यंजन है, इसलिए उसके आगे क्या लगा हुआ है, उसके आगे ए लगा हुआ है, एन नहीं। और मैं यहाँ पर ये हिंदी टर्म्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर क्लासरूम जिसमें आपको एग्जाम्पल मिले, बट यू आर लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग, so it will be helpful for you to recognize your articles a and n. Does every child in the school wear a uniform? Again sound किसका आ रहा है, हिंदी लेटर य का, तो इसमें भी आप क्या लगाएंगे अ, और यूरोपियन में भी आपका साउंड य का ही आ रहा है, दैट्स वाई अ इज यूज्ड। सेम आपका होता है, आपका कॉन्सोनेंट लेटर से अगर कोई वर्ड बिगिन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके आगे ए लगाएंगे, आपको फिर से उसके साउंड पर फोकस करना है। सी द नेक्स्ट पॉइंट देयर, एच इज साइलेंट हेयर, आप एच को यूज़ नहीं करते हैं, आप आर को आर ही पढ़ेंगे, एन आर मीन्स 1 आर या फिर ऑनर। तो जब आपने एच का यूज़ ही नहीं करा तो आप हॉनर या हार तो बोलेंगे नहीं, आप क्या बोलेंगे आर एंड ऑनर, मीन्स वो अ साउंड से और बड़े आ के साउंड से यूज़ आ रहा है, तो वो दोनों क्या होते हैं आपके स्वर। स्वर मीन्स उनका साउंड में क्या आएगा, सबसे पहला लेटर एज आर्टिकल एन।
नाउ वी कम टू द के बारे में आपने अभी अभी देखा कि वो पर्टिकुलर होते हैं। पर्टिकुलर मीन्स प्रॉपर नाउन, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग। लाइक see this use of the used when we speak of a thing already mentioned। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप पहले से ही मेंशन कर चुके हो और उसी के बारे में दोबारा बात कर रहे हो, तो वो थिंग आपका एक मेन टॉपिक बन गई जिसके बारे में आप आगे या फर्दर डिटेल्स दे रहे हैं। तो ऐसी मेंशन थिंग पर या पर्टिकुलर पर्सन पर या मटेरियल पर आप क्या यूज़ करते हैं फिर? द। दिस इज़ द बुक, वहाँ पे इस मिसिंग है। दैट ही प्रॉमिस्ड टू मी, ये वही बुक है जो उस पर्सन ने प्रॉमिस की थी कि वो मुझे देगा। एक पर्टिकुलर बुक, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो जब आप पर्टिकुलर एक ही मटेरियल की बात करते हैं तो उसके आगे आप क्या लगाते हैं? द। आई वेंट टू द बस स्टैंड इन द मॉर्निंग। अगर आप रोज़ एक ही बस स्टैंड पर जाते हैं जहाँ पर आपकी बस आती है तो वो आपका क्या हो गया? एक इम्पॉर्टेंट बस स्टॉप पॉइंट। तो अगर आप बार बार उसी स्टॉपिंग पॉइंट पर जाएंगे तो वो आपके लिए एक सेम फिक्स पर्टिकुलर स्टॉपिंग पॉइंट बन जाएगा। तो आप उस पर्टिकुलर थिंग के लिए क्या लगाएंगे? डेफिनेटली द। द प्रिंसिपल इज ऑन द लीव टुडे। सी दिस सेंटेंस केयरफुली, 2 बार यहाँ पर द यूज़ हुआ है। द प्रिंसिपल, हर स्कूल के लिए एक ही पर्टिकुलर प्रिंसिपल होते हैं, कभी भी मल्टीपल नहीं। तो जब पर्टिकुलर एक ही अथॉरिटी मेंबर हो तो आप क्या लगाएंगे उसके लिए? द, चाहे फिर वो द प्रिंसिपल हो या फिर द डायरेक्टर। इज़ ऑन द लीव टुडे, वो सिर्फ और सिर्फ आज की लीव पर ही हैं। तो वो लीव क्या हो गई? आज के लिए ही, सिर्फ आज के लिए ही आपने उस लीव पर फोकस करा है। दैट्स वाई यू आर यूजिंग द बिफोर लीव। So the sentence will be the principal is on the leave today. The used before a common noun in the singular noun to indicate the whole class. जब भी आप कॉमन नाउन के आगे द का यूज़ करते हैं तो आप तभी करते हैं जब आप उसका एक पर्टिकुलर कलेक्शन बताएं, वो भी सिंगल फॉर्म में। लाइक आप जनरली बोलते हैं आई एम गोइंग टू द क्लासरूम, तो क्लासरूम क्या है? आपके लिए कॉमन नाउन है। और कलेक्टिवली आप सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या आएगा उसके आगे? एक नाउन, वो भी द होगा। सॉरी, नाउन नहीं, डिटरमाइनर या फिर आर्टिकल। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन द क्लास। स्टूडेंट्स क्या है? कलेक्टिवली एक ही ग्रुप के बच्चे जो कि एक सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनका सिंगल क्लास क्या हुआ कि वो स्टूडेंट हैं। फिर चाहे वो 8th क्लास में पढ़े, 9th में या 10th में। सो 9th क्लास स्टूडेंट्स की जगह अगर आप कोई भी डिटरमाइनर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा? द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर टुडे। सो सी दिस, द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। प्लीज करेक्ट द सेंटेंस, दैट इज जस्ट द प्रिंटिंग मिस्टेक। द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। लायन एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एनिमल, ठीक है। वो कौन है? राजा। राजा हर जगह का एक ही होता है, अगेन पर्टिकुलर कैटेगरी, और पूरे के पूरे एक फुल एंटायर जंगल का राजा है वही लायन। तो एक फुल कंप्लीट डेफिनेट मटेरियल क्या है आपका? जंगल। इनडेफिनेट कुछ भी नहीं है, एक पूरा फॉरेस्ट, तो आप उसके आगे क्या लगाते हैं? द फॉरेस्ट। या फिर आप अगर फॉरेस्ट की कैटेगरी लेंगे तो द मैनग्रोव फॉरेस्ट। पूरा फॉरेस्ट कौन सी कैटेगरी का है? मैनग्रोव। तो इसी अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे 3 जगह द का यूज़ करा। द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। अब यहाँ पर दोबारा आप देखिए नीचे वाला सेंटेंस, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? प्लीज गो थ्रू इट, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। एलिफेंट एक बड़ा एनिमल है, ठीक है, हम सबको पता है, बट क्या सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट ही एक बड़ा एनिमल है? क्या हम यहाँ पे डायनासोर की बात नहीं कर सकते? हम जिराफ की बात नहीं कर सकते? तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो क्या हो गई? इनडेफिनेट। एलिफेंट सारे बड़े एनिमल्स में से वन ऑफ द
बिग एनिमल है बट वो बिगेस्ट नहीं है। तो हर बार आपकी जो आप 3 कैटेगरीज पढ़ते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में हर बार द आता है क्योंकि वो डेफिनेट होता है, उसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में हर बार क्या आता है, आपका अ सेंस ही आता है। तो द एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। अगर हम देखें बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो यहाँ पे हम सिर्फ बिग की बात कर रहे हैं, एक बड़ा एनिमल है। दैट्स वाई अ बिग एनिमल यहाँ पर यूज़ हुआ है। द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स। अगेन यूनिक थिंग्स है अगर तो इम्पॉर्टेंट होंगी, स्पेशल होंगी और या फिर वो डेफिनेट होंगी। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ भी एक ही है, सन भी एक ही है और डेफिनेटली एक है, उनको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं है। द मून शाइन्स इन द स्काई, सेम, सिंगुलैरिटी। दीज आर जनरल एग्जाम्पल्स ऑफ द, ताकि आप किसी भी सेंटेंस के आगे गलती ना करें। सी दिस, कोई भी एपिक बुक के बारे में आप पढ़ेंगे या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर फोक डांस के बारे में या मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि हर बार प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ होते हैं, उनके आगे सिर्फ एक ही आर्टिकल लगता है एंड दैट इज़ ऑल्सो द। एंड इसी अकॉर्डिंग किसी भी नेम ऑफ द रिवर हो, सी हो, ओशियन हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड, चेन ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ डेजर्ट्स या फिर प्लूरल नेम ऑफ द कंट्रीज, हर बार उनके आगे क्या लगता है, द। सी दिस, इंडिया के आगे कभी भी द नहीं लगता है बिकॉज इट इज़ सिंगुलर कंट्री, ओनली इंडिया, द इंडिया कभी भी नहीं। बट अगर कंट्रीज़ में प्लूरल नेम होंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिया हुआ है, द यूनाइटेड किंगडम दिया हुआ है, यूके, तो उसके आगे हर बार क्या लगता है, द, क्योंकि प्लूरल स्टेट्स की बात हो रही है, मल्टीपल बहुत सारे। जैसे अभी अभी मैंने आपको बोला था द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो सारे स्टूडेंट्स को फोकस कर रहे हैं, डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट हैं एक ही क्लास में, क्योंकि उनकी काउंटिंग एक्यूरेट रहती है। सी दिस, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, ऑलवेज इन सुपरलेटिव डिग्री आपका यूज़ क्या होता है, द। लाइक आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ बिग, बिगर, बिगेस्ट। द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट अगर हम लिखते हैं तो वो सही होता बिकॉज वो सेंटेंस की डिमांड थी, बिगेस्ट एनिमल, बट हमने सिर्फ बिग लिखा इसलिए उसके आगे हमने ए लगाया। सी दिस, टुडे इज़ द कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ये आपको पता है कोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होगी, बट उस डे की स्पेसिफिकेशन भी बता रहे हैं। तो जब सुपरलेटिव डिग्री एक एडजेक्टिव का फॉर्म लेता है तभी आपका द आता है। आज का दिन क्या है, सबसे ज़्यादा ठंडा दिन है पूरे के पूरे सीज़न का। तो सबसे ज़्यादा ठंडा दिन की स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है कि वो कोल्डेस्ट है, दैट इज़ एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव किस फॉर्म में यूज़ हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में, द थर्ड डिग्री, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, थर्ड डिग्री। तो इसीलिए इन दोनों का जब एक ही वर्ड बनता है, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो उसके आगे हर बार क्या आता है, द। Mr. Sam is the richest man in the area. Again rich, richer, richest. बट सैम क्या है, सिर्फ रिच नहीं है, वो रिचेस्ट है, तो उनका एडजेक्टिव एक सुपरलेटिव डिग्री को क्रॉस कर रहा है। दैट्स वाई द इज़ यूज बिफोर रिचेस्ट। अगेन जब आपके प्लूरल नंबर यूज़ होते हैं, लाइक द डजन, द किलोग्राम, तो उसके आगे आपके क्या आता है, लिसन क्लास, डिफरेंस हियर। अगर आप एक सिंगल यूनिट बोलेंगे, आई वॉन्ट अ किलोग्राम ऑफ राइस, तब आप उसके आगे अ लगाएंगे। लेकिन अगर आप कोई प्लूरल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर दिया हुआ है द डजन मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलोग्राम, तो यहाँ पे पहले ही मैंगोज प्लूरल कैटेगरी में है और उसका आप 1 दर्जन ले रहे हो, मीन्स 12 मैंगोज एट अ टाइम। एंड वो 12 मैंगोज आपको क्या दे रहे हैं, 1 kg का रेट दे रहे हैं। दैट्स वाई उन 12 मैंगोज़ को, उनकी प्लूरलिटी को शो करने के लिए आपने दोनों जगह द का यूज़ करा है। बॉडी पार्ट्स के आगे हर बार द लगता है, मीन्स फर्स्ट यू विल यूज़ द एंड देन द बॉडी पार्ट्स, बिकॉज या तो आपके बॉडी पार्ट्स डेफिनेट एक एक होंगे या फिर प्लूरल होंगे, एंड प्लूरल सेंस में हर बार डेफिनेट आर्टिकल द ही लगता है।
Before comparative degree also the is used, and before nouns which refers to the name of the country. ये आपने अभी अभी पढ़ा था, नेम ऑफ द कंट्री के आगे जो भी नाउन होगा उसमें आप नेम ऑफ द ओशियन, नेम ऑफ द सीज, नेम ऑफ द कंट्रीज जो प्लूरल रहेंगे उन सब के आगे आप क्या यूज़ करेंगे, कलेक्टिव फॉर्म में द. Now finally we are coming to second type of determiners, and that second type is demonstratives. Now demonstrative again singular and plural category में use होता है. What is the single category? This and that. And this का ही plural क्या होता है? These. And that का plural होता है those. Showing who or what is being referred to. ये दोनों चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, या तो वो पर्सन के बारे में बात करती हैं या फिर थिंग के बारे में. अगर हम किसी पर्सन को पॉइंट आउट करेंगे तो हमारा सेंस क्या होगा, हु को इंडिकेट करना, और किसी प्लेस, पोजीशन या थिंग को इंडिकेट करेंगे तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे व्हाट. तो उन दोनों चीज़ों का सेंस दिखाने के लिए, दोनों वर्ड्स का सेंस दिखाने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज़ करते हैं. So demonstratives are 4 in number, this, that, these, those, which is also used but it's optional. बहुत rarely आपको कभी वो मिलेगा. So this is singular of these and that is singular of those. Examples: this pair of shoes is mine. Shoes किस में है, एक पेयर में. आप अकेले तो कभी पहनेंगे नहीं, तो पेयर हर बार this में काउंट होता है. I think that girl is their leader. मुझे लगता है कि वो पर्टिकुलर गर्ल उनकी लीडर है. सी द क्वेश्चन. अगर आप पहले देखेंगे, आपने देखा था हु और व्हाट का यूज़ होता है. अगर आप फर्स्ट में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ योर्स, तो आप बोलेंगे दिस पेयर ऑफ शूज़ इज़ माइन. तो यूज़ किसका हो रहा है, व्हाट का. अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे हु इज़ देयर लीडर, तो आपको आंसर मिलेगा आई थिंक दैट, या फिर नॉर्मली द गर्ल इज़ देयर लीडर, या फिर दैट गर्ल इज़ देयर लीडर, क्योंकि आपको आंसर देना है डेमोन्स्ट्रेटिव में. तो यहाँ पर आपको व्हाट और हु का सेंस मिलता है जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटिफायर्स. नेम से आपको क्या इंडिकेट हो रहा है, द क्वांटिटी, द नंबर. यूज विथ अ नाउन टू शो द अमाउंट ऑफ समथिंग. सिर्फ अमाउंट, आई हैव टोल्ड यू, नाप तोल, जिसको आप किसी चीज़ को आप मेजर कर पाएंगे वो काउंटेबल होगी, और किसी को मेजर नहीं कर पाएंगे वो अनकाउंटेबल होगी. तो ऐसे सारे मटेरियल्स किस में यूज़ होते हैं, क्वांटिफायर्स में. तो हर बार क्वांटिफायर्स किस फॉर्म में यूज़ होते हैं, ताकि आप किसी का अमाउंट मेजर कर सकें. अगेन फ्यू जो आपका है वो क्वांटिटी में आएगा, लिटिल. फ्यू आपका काउंटेबल में आएगा, लिटिल अनकाउंटेबल में. एंड फ्यू में काउंटेबिलिटी हर बार रेयर रहती है. फ्यू पर्सन्स के लिए आता है ऑल द टाइम, एंड लिटिल आपका पर्सन के लिए नहीं, थिंग के लिए आता है, या फिर आप कोई भी लिक्विड मटेरियल का यूज़ करते हैं. अगेन मच इज़ अनकाउंटेबल वेयर एज मैनी इज़ काउंटेबल. मोस्ट, द सुपरलेटिव डिग्री, तो वो वहाँ पर एक काउंटेबल सेंस देती है. अ लॉट ऑफ अनकाउंटेबल. सम एंड अदर. अदर अगर आप सिंगल पर्सन को इंडिकेट करने के लिए करते हैं तो वो काउंटेबल में ही यूज़ होता है, सम अनकाउंटेबल फॉर्म में आता है. एनी एंड इनफ, बोथ आर अनकाउंटेबल. मोर एंड सच, दीज आर ऑल्सो अनकाउंटेबल. सी द एग्जाम्पल्स. सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म. इतने सारे स्टूडेंट्स की भीड़ में से एक पूरे स्कूल के एक कंपाउंड में सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं हैं. मीन्स यू विल नॉट काउंट द स्टूडेंट. आप डायरेक्टली उनको बता देंगे कि एक डिटरमाइनर है, जो कि आप क्वांटिटी बता रहे हैं, एक अमाउंट बता रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म, या फिर सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म. या तो सभी नहीं है या कुछ नहीं है. मोस्ट स्टूडेंट टीचर्स आर स्टेइंग एट द लाइब्रेरी. यहाँ पर बात टीचर्स की हो रही है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली टीचर्स. अभी वो कहाँ पर हैं, लाइब्रेरी में. सो ऑलमोस्ट सारी टीचर्स लाइब्रेरी में ही हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में. सी द यूज़ ऑफ डिटरमाइनर सम एंड एनी.
सम एंड एनी आर यूज बिफोर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों अनकाउंटेबल होते हैं और प्लूरल सेंस के आगे ही इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सम हर बार पॉजिटिव या येस वाले आंसर बेस्ड सेंटेंस में रहते हैं। नेगेटिविटी या नहीं वाले सेंस में वो कभी भी नहीं रहते हैं। आई हैव सम पेंसिल्स, आई हैव सम टी, एग्जाम्पल्स आर गिवन। सम इज़ यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप उनको कुछ लेंड कर सकते हैं या दे सकते हैं, ऐसी चीज़ों में इंटेरोगेशन में हर बार सम यूज़ होता है, एनी नहीं। व्हेन द क्वेश्चन इज़ रियली अ रिक्वेस्ट और एन इन्विटेशन। सिर्फ दो ही ऐसी कैटेगरी होती हैं जिसमें आप ऑलमोस्ट सम का यूज़ करते हैं जब आप डिटरमाइनर्स को पढ़ते हैं। और वो दो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं इंटेरोगेशन में, या तो आप रिक्वेस्ट करते हैं या आप किसी को इन्विटेशन देते हैं। इन्विटेशन इन द सेंस आप किसी मटेरियल को अपने पास लाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं या किसी पर्सन को। लाइक आपने अपने फ्रेंड से बोला विल यू मीट मी फॉर सम टाइम, तो आप डायरेक्टली उसको इनवाइट कर रहे हो कि कुछ टाइम के लिए वो आपके पास आए। सी दिस विल यू लैंड मी सम बुक्स प्लीज़, तो एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे कुछ बुक्स दे सकते हो कुछ टाइम के लिए। या फिर विल यू हैव सम टी। अगर आपने किसी को इनवाइट करा है, सो जस्ट टू शो दैट रिस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इन्विटेशन यू आर आस्किंग him or her for some amount of tea. Some can also be used when the answer yes is expected. मैंने आपको बोला affirmative sentence means होता है हर बार आपको पॉसिबिलिटी हो कि आंसर yes एक्सपेक्टेशन वाला होगा, नो या नेगेटिविटी वाला नहीं। लाइक हैव यू सम एप्पल्स, क्या तुम्हारे पास कुछ एप्पल्स हैं। या फिर एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। एनी हर बार किस में यूज़ होता है, नेगेटिव, जस्ट अपोजिट ऑफ सम। आई हैवेंट एनी मिल्क, मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी मिल्क नहीं है। आई हैवेंट एनी पेन्स। लाइक इफ़ आई हैव सम पेन्स मीन्स आप आंसर क्या दोगे किसी को, येस आई हैव सम पेन्स। कोई आपसे पूछेगा डू यू हैव सम पेन्स, तो आप बोलोगे येस। और अगर आपके पास एक भी पेन नहीं हुई तो आप उसी का रिप्लाई क्या दोगे, नो आई हैवेंट एनी, मीन्स मेरे पास एक भी पेन नहीं है। Any used in interrogative sentences when we are not sure of the answer. सेम थिंग, अगर आपको आंसर के बारे में पता नहीं होता है कि आपको इसका आंसर येस में मिलेगा या नो में, तो ऐसे अनअश्योर्ड आंसर्स के लिए जिसमें श्योरिटी बिल्कुल भी ना हो, आप क्या यूज़ करते हैं, एनी। हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ मनी है, या तो आप आंसर दोगे हाँ या फिर बिल्कुल ना। और हैव यू एनी रेयर बुक्स, लेकिन आंसर डिपेंड करता है। हैव यू एनी मनी, येस आई हैव सम मनी, वहाँ पर आप एनी का यूज़ नहीं करेंगे। हैव यू एनी रेयर बुक्स, नो आई डोंट हैव एनी, लाइक दिस। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, डिटरमाइनर्स few, a few and the few. Few means not many or hardly any. फ्यू का मतलब क्या होता है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए मैनी का यूज़ हो रहा है, मीन्स काउंटेबल कैटेगरी का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर पर्सन आते हैं और लिटिल में हर बार थिंग्स आती हैं। सो फ्यू मीन्स नॉट मैनी या फिर हार्डली एनी, या तो बहुत कम अमाउंट में कुछ होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, ना की मात्रा में। इट इज़ सेड दैट ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। ये दुख की बात है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दोस्त हैं। तो जहाँ पर आप काउंट ना कर पाओ सिर्फ एक या दो दोस्तों, वहाँ पर आप फ्यू का यूज़ करते हैं। अ फ्यू मीन्स सम, अ फ्यू मीन्स कुछ। ऊपर मैंने कुछ ही का यूज़ करा था जो हार्डली एनी का सेंस देता है। एंड नेक्स्ट अगर आप अ फ्यू पढ़ोगे मीन्स कुछ। इट इज़ गुड दैट ही हैज़ एटलीस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स। उसके लिए अच्छा है कि उसके पास कुछ फ्रेंड्स तो हैं। अ पॉजिटिव फॉर्म, द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम। द फ्यू का मतलब ये नहीं होता है मैनी, लेकिन जितना भी है सब कुछ आपका है। ही हैज़ लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। उसके पास कुछ ही फ्रेंड्स थे जिसमें से उसने सबको खो दिया, अब उसके पास कोई भी नहीं है। तो जब आपके पास कोई भी नहीं का सेंस होता है, बिल्कुल नो, निगलेक्शन, उसमें आपका द फ्यू आता है। जिसमें से आपके पास कुछ तो बचा होता है, सिर्फ हार्डली एनी, उसमें फ्यू का सेंस आता है।
और अगर आपके पास कुछ है परमानेंटली जिसमें से कुछ गया नहीं है, आपका नेगेटिविटी या माइनस में कुछ भी नहीं आया, उसमें अ फ्यू का सेंस आता है। Again determiners little, a little and the little. See this? Little means hardly any. Little आपका सेम टू सेम ऑलमोस्ट फ्यू की तरह ही यूज़ होता है, बस फ्यू पर्सन के लिए और लिटिल थिंग के लिए यूज़ होता है। लिटिल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर या हार्डली एनी, कुछ ही। He cannot lend you anything because he has little money. वो तुमको कुछ भी अपनी तरफ से उधार नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास थोड़े से ही पैसे हैं या कुछ ही मनी है। अ लिटिल मीन्स सम बट नॉट मच। अ लिटिल मतलब कुछ होता है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होता है। प्लीज़ डू फॉरगिव मी अ लिटिल मिल्क टू प्रिपेयर टी। थोड़ा सा मुझे मिल्क दे दो ताकि मैं टी को प्रिपेयर कर सकूं। तो आपको थोड़ा सा चाहिए ही चाहिए, आप उसमें निगलेक्शन नहीं ला सकते। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट। द लिटिल का मतलब या तो पूरी तरह से नेगेटिव या फिर पूरी तरह से पॉजिटिव। लाइक मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड्स का, अगर आप फ्यू करते हैं ऑल द फ्रेंड्स शी हैड या फिर ऑल द फ्यू फ्रेंड्स शी हैड आर हर बेस्ट फ्रेंड्स, तो सारी की सारी फ्रेंड्स जितनी भी उसके पास हैं वो सब उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसे ही आप द लिटिल का यूज़ करेंगे। द कैट ड्रैंक अवे द लिटिल मिल्क दैट वॉज केप्ट इन द पॉट। केप्ट यहाँ पर मिसिंग है बट उसके बाद सेंटेंस अधूरा लगेगा। कैट सारा का सारा मिल्क पी गई, भले ही वो थोड़ा था अमाउंट में, लेकिन पॉट में जितना भी मिल्क था वो पूरा मिल्क कौन पी गया? कैट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, द पजेसिव्स। पजेसिव आपको पता है जो सिर्फ और सिर्फ ओनर के बारे में बात करता है, खुद के बारे में। A form of a word that shows that something or someone belongs to someone. कोई ऐसी चीज़ या कोई एक ऐसा पर्सन जो दूसरे को बिलोंग करता है और उस पर उसी का ही हक है, वो उसका ओनर है। Examples are my, your, his, her, its, our and their. Coming to next, see the examples. My brother John will be celebrating his birthday tomorrow. मेरा जो भाई है जॉन वो अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा? कल, टुमारो। तो माई ब्रदर सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई, मैं उसका ओनर हूँ, मैं उसका बड़ा या मैं उसका छोटा भाई हूँ। आई विल शो यू आर न्यू पेट, मैं तुमको अपना न्यू पेट दिखाता हूँ। आर मीन्स पूरी फैमिली के लिए बिलोंग कर रहा है, पेट अगर होगा तो फैमिली में ही रहेगा, दैट्स वाई पूरी फैमिली मेम्बर्स का एक सिंगल पेट। नाउ नंबर्स, यू हैव रेड अबाउट नंबर्स, द टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। उसके टू टाइप्स होते हैं, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स आई हैव टोल्ड यू, जनरल काउंटिंग 1 2 3 4 या फिर जो भी आप मैथमेटिकल काउंटिंग्स में जनरल न्यूमरल्स में एक्सप्रेस करते हैं। यूज्ड इन सिंपल काउंटिंग एंड शोज क्वांटिटी। सिंपल काउंटिंग की बात होती है और हर बार वो नंबर क्वांटिटी बताते हैं। एग्जाम्पल, 2 dogs आर बार्किंग आउटसाइड। बाहर की तरफ कितने डॉग्स बार्क कर रहे हैं? ओनली 2। 30 लिसन लीडर्स अटेंडेड द सेमिनार। कितने लीडर्स थे जिन्होंने सेमिनार को अटेंड करा था? 30। ऑर्डिनल नंबर्स यूज टू शो द पोजीशन, आप किस पोजीशन को बिलोंग करते हो, फर्स्ट, लास्ट, 50, 20 एट्सेट्रा। तो वो एक सीरीज को हेल्प करने में काम आते हैं, पहले कौन जाएगा बाद में कौन। See the examples of ordinal numbers. Luffy defeated the first commander in Blackbeard Pirates. लफ़ी ने क्या करा? फर्स्ट टॉप रैंक के कमांडर को उसने हरा दिया, डिफीट कर दिया इन द ब्लैकबियर्ड पायरेट्स। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव्स। आप किस तरीके से आप डिटरमाइनर्स का यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, डिवाइड करना। A word referring singly without exception to the members of a group. सारे ग्रुप के मेंबर्स के बारे में बात हो रहा है जिसको आप एक्सेप्टेड कोई भी वर्ड नहीं लगा सकते लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हर बार वो चीज़ों को इक्वल डिवीजन के काम आता है। जब आप चीज़ों को इक्वल डिवाइड करते हैं तब आप डिस्ट्रीब्यूटिव्स का या डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स का यूज़ करते हैं। बोथ, हाफ, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ऑल एट्सेट्रा।
Focus on this thing, students. All is not the part of quantifiers. क्वांटिटी में सम और एनी आ सकता है बट ऑल नहीं. ऑल किस में आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में. सी द डिटरमाइनर्स ईच एंड एवरी, जो कि अगेन डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है या डिस्ट्रीब्यूटिव्स का पार्ट है. ईच कैन बी यूज फॉर 2 और मोर पर्सनस. 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज़ होगा ईच, लेकिन कोई भी चीज़ होगी, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या कोई मटेरियल, अगर आप उनमें डिवाइड करेंगे तो आप इक्वली डिवाइड करेंगे. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ईच का यूज़ होता है. सो ईच कैन बी यूज फॉर 2 और मोर पर्सनस थिंग्स, while every is not normally used for very small numbers. ईच 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए लगता है जिसको आप इजीली डिटरमाइन कर सकें, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगेगा तो आप उसमें एवरी का यूज़ करेंगे. 2 boys came in, each boy carried books. क्लास में 2 बॉयज़ आए जिनकी तरफ आपका ध्यान ईजिली चला जाएगा, और उसमें से दोनों बॉयज़ ने क्या करा था? अपने साथ बुक्स को कैरी करा था. एवरी बॉय इन आवर क्लास हैज़ डन हिज वर्क. इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने अपना काम करा है. या अगर वो बॉयज़ स्कूल होगा तो हर एक बॉय ने अपना काम करा है. तो हर एक जो आपका 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स में यूज़ हो, जो आप इजीली काउंट कर सकते हो, उसमें ईच आता है. जब आप मेंबर्स की भीड़ को काउंट नहीं कर सकते और उसमें भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपको देना है तो उसमें एवरी आता है. एग्जाम्पल्स: एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक. हर एक ह्यूमन बीइंग यूनिक है. अब आपको ये नहीं पता कि कितने ज़्यादा ह्यूमन बीइंग एट प्रेजेंट आप बात कर रहे हैं. ऑल ग्रेड 7 स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्रियस. यहाँ पर अगर आप हर एक स्टूडेंट की इक्वली बात करेंगे तो उसके साथ ऑल आता है. क्वेश्चन वर्ड्स और रिलेटिव प्रोनाउंस. Relative pronouns are the part of determiners. I have explained you in the beginning of the chapter when we were discussing about the types. तो जब भी आप किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं और उसमें WH बेस्ड क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ होता है तो आप उनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जो कि डिटरमाइनर्स का ही पार्ट होते हैं. Whose, which, what, whatever. Examples: किट इज़ द गाय हुज मदर इज़ द फेमस सिंगर. किट वही पर्सन है जिसकी मदर, तो रिलेशन क्या हुआ? किट की मदर एक फेमस सिंगर है. ही डज़ नॉट नो व्हाट ही इज़ सेइंग. उसे पता ही नहीं है कि वो इंसान, दूसरा इंसान किस बारे में बात कर रहा है. वो बात कर रहा है सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन से ही बात कर रहा है, तो वो रिलेट तो कर रहा है कोई चीज़, बट पता नहीं है कि क्या चीज़ वो रिलेट कर रहा है. Finally, we have ended your determiners. I know the chapter is too long, and the determiners which are basically used in your English grammar, I have explained you in full detailed form. So it's up to you students to practice them at least once or twice and then make it fair in your grammar notebook. With this, we have ended the second last topic of your English grammar. I hope you have understood it. Thank you class and have a nice day.